Good morning, students. Welcome back in the chapter of magnetic effects of electric current. Today we will discuss about electric motor. First of all, electric motor is a rotating device which converts electrical energy into mechanical energy. Electric motor is an important component of different gadgets like electric fan, computer, washing machine, MP3 player, etc. etc. So first of all we will discuss about its concept or principle, construction and how it works. On these points we will talk one by one. First of all, the principle of electric motor. Principle. स्टूडेंट्स, मोटर के प्रिंसिपल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं. सो यू हैव टू लिसन केयरफुली दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दैट रेक्टेंगुलर कॉइल, देन इट स्टार्ट रोटेशन. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रा किया हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर का. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD. And when electric current is passed through this coil, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बैटरी लगी हुई है. बैटरी के दो पॉइंट्स हैं, दो टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. इन टर्मिनल्स के थ्रू इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है. तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रेक्टेंगुलर कॉइल अपने आप ही रोटेशन करने लगती है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड थ्रू दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, देन द रेक्टेंगुलर कॉइल स्टार्ट रोटेशन. This is the concept or principle of electric motor. Now we are going to discuss about the construction of electric motor. So in the construction of electric motor there are three major parts of the electric motor are used. First one is field magnet, second one is armature, third one is split rings and carbon brushes. First of all, field magnet. किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर को बनाने के लिए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है. आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडेड बाय द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द स्ट्रांग मैग्नेट. सो फील्ड मैग्नेट इज अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं. सेकेंड वन इज आर्मेचर. इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर का यूज किया जाता है. व्हाट इज आर्मेचर? सबसे पहले हमको ये जानना होगा. द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर इज नोन एज आर्मेचर. बच्चों, कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्मेचर. तो आपको पता है आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बहुत सारे टर्न्स को उस पर क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है. तो इसकी वजह से उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सम हो जाता है, ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और उस मैग्नीट्यूड की वजह से उसके अंदर जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है. तो इस तरह से आप कह सकते हैं द फंक्शन ऑफ आर्मेचर इज दैट इट इनहैंस द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्मेचर. ओके,
नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर इज स्प्लिट रिंग एंड कार्बन ब्रशेस। किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर के निर्माण में, उसके कंस्ट्रक्शन में स्प्लिट रिंग्स का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं P एंड Q, दीज आर द स्प्लिट रिंग्स। P और Q किसको डिनोट कर रहा है? स्प्लिट रिंग को शो कर रहा है। ये एक रिंग के दो हाफ्स होते हैं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है इट हैज टू हाफ्स ऑफ स्प्लिट रिंग्स सपोर्टेड बाय टू कंडक्टिंग कार्बन ब्रशेस X एंड Y। तो ये जो दो हाफ होते हैं किसी भी स्प्लिट रिंग के अंदर, दैट इज सपोर्टेड बाय द टू कंडक्टिंग कार्बन ब्रशेस। आप जानते हैं कार्बन कैसा होता है? नॉन कंडक्टिंग होता है। और यहां पे मैंने बताया कि कंडक्टिंग कार्बन ब्रशेस तो क्या हो सकते हैं? आपको पता है कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, दैट इज ग्रेफाइट। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कार्बन का कौन सा फॉर्म होता है? ग्रेफाइट यूज होता है, जो कंडक्टिंग ब्रश के रूप में इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज किया जाता है, उसके कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, these X and Y are the conducting carbon brushes that is supported to the split rings। ये split ring से क्या है? सपोर्टेड है, उससे जुड़ा हुआ है। स्प्लिट रिंग का जो इनर सरफेस होता है, लाइक दिस, ऐसे स्प्लिट रिंग होते हैं, दो हाफ में बटे होते हैं। इसका जो इनर सरफेस होता है अंदर का, वो दैट इज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग होता है दोनों तरफ, जो इनर सरफेस वो नॉन कंडक्टिंग होता है। एंड दैट इनर सरफेस ऑफ स्प्लिट रिंग्स आर कनेक्टेड विद अ एक्सल। किससे जुड़ा होता है? एक्सल, AXLE, एक्सल, एक्सल से जुड़ा होता है। एंड द आउटर सरफेस ऑफ दीज स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग की जो बाहर की सरफेस होती है, दैट इज कंडक्टिंग, वो कंडक्टिंग होती है। और वही सरफेस कार्बन ब्रशेस से जुड़ी होती है, क्योंकि कार्बन ब्रश भी कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग कार्बन ब्रशेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आउटर सरफेस से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से इस जो है इलेक्ट्रिक मोटर का वो कंस्ट्रक्शन होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण इस तरह से होता है। नाउ हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। तो इस पर हम डिस्कस कर ले। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ एंड साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है। एंड रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। और ये रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इसके पहले वाले सेक्शन में लेक्चर में आपसे बात किया था कि जब हम रेक्टेंगुलर कंडक्टर को, कोई सा भी, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, स्ट्रेट हो, जब कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पर या परपेंडिकुलर रखेंगे, तो उस समय जो फोर्स निकलेगा, जो फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट विल बी मैक्सिमम। किस तरह से हमने F बराबर IBL sin थीटा से प्रूव किया था कि जब ये 90 डिग्री होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल पर होगा, तो F जो होगा वो मैक्सिमम निकलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर प्लेस किया जाता है। सो द रेक्टेंगुलर कॉइल, इन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल देयर आर टू आर्म्स AB एंड CD। अब ये कॉइल जो है वो एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पर की। जैसे ही की को ऑन किया जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होने के बाद ये कंडक्टिंग ब्रश X से होता हुआ आप देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ से जाता है? इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर एंटर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर ये करंट की डायरेक्शन A to B होती है। In arm AB, the direction of electric current is from A to B, and then the direction of electric current from in arm CD is from C to D। आर्म AB के अंदर A से B की तरफ है करंट की डायरेक्शन, और आर्म CD के अंदर जो है करंट की डायरेक्शन C से D की तरफ है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इसके अंदर करंट फ्लो किया जा रहा है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो पीछे के कॉन्सेप्ट से आपको पता है इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा और उस फोर्स की डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आइए अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड रूल और इसकी हेल्प से हम इन आर्म्स पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को पता लगाते हैं। सो आर्म ए बी के अंदर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है या आप बात कर सकते हैं अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस पर किस तरह का फोर्स लगेगा। आइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपने पढ़ा था कि ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, मिडिल फिंगर ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करता है, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर मोशन। तो आइए इन फिंगर्स को इनकी डायरेक्शन के बेसिस पर अप्लाई कर देते हैं। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में, तो और इलेक्ट्रिक करंट अंदर की तरफ है, सो वी हैव टू फोल्ड लाइक दिस। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट अंदर की तरफ है तो अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर मोशन। थंब किधर जा रहा है स्टूडेंट्स? नीचे की तरफ, यस, तो नीचे की तरफ जा रहा है, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन आर्म ए बी इज डाउनवर्ड। आर्म ए बी पर जो फोर्स लगेगा मैंने यहां पे इंडिकेट कर दिया, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब यहां पर हम पता कर लेते हैं आर्म सी डी। आर्म सी डी के अंदर किस तरह का फोर्स होगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। बच्चों आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर आर्म बी सी पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, बट सर जो है BC की बात नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स आप यहां पर देख रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, इसकी डायरेक्शन में है, यानी इसके पैरेलल है। सो इसलिए BC पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, करंट मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, बट यहाँ पे पैरेलल है इसलिए इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता। तो हम बात करते हैं आर्म सी डी पर। आर्म सी डी पर किस तरह का फोर्स लग रहा है बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, 4 फिंगर उसी डायरेक्शन में है, करंट C टू D है यानी अंदर से बाहर की तरफ है, तो मिडिल फिंगर C से D की तरफ हमने दिखा दिया है बाहर की तरफ। तो थंब की डायरेक्शन आप देख रहे हैं जो फोर्स या मोशन को शो करता है ये किधर जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर इस आर्म सी डी पर जो फोर्स या मोशन की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी, ऊपर की तरफ होगी। यहां पर आपने देखा मैंने मार्क कर दिया सी डी आर्म पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन इज अपवर्ड। इस तरह से आप यहां पर देख रहे हैं ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के आर्म ए बी पर नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और आर्म सी डी पर फोर्स ऊपर की तरफ एक्सर्ट हो रहा है। इस तरह से ये आर्म नीचे की तरफ मूव करेगा यानी ए बी नीचे की तरफ मूव करेगा और सी डी ऊपर की तरफ मूव करेगा, लाइक दिस। इट मींस ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ रोटेशन, फुल रोटेशन अभी नहीं होगा स्टूडेंट। आर्म ए बी नीचे की तरफ और आर्म सी डी ऊपर की तरफ, इस तरह से ये एक हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा और जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा आर्म सी डी आर्म ए बी की जगह पर आ जाएगा और आर्म ए बी आर्म सी डी की जगह पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो स्प्लिट रिंग होता है, ये स्प्लिट रिंग ये अपने पोजीशंस को चेंज कर देता है। स्प्लिट रिंग Q मेक्स द पोजीशन ऑफ कंडक्टिंग ब्रश X एंड स्प्लिट रिंग P
मेक्स द पोजीशन ऑफ कंडक्टिंग ब्रश वाई, यानी अब हाफ रोटेशन के बाद ये स्प्लिट रिंग Q जो है वो X के पास आ जाता है, X से जुड़ जाता है, और हाफ जो स्प्लिट रिंग होता है P वो हाफ रोटेशन के बाद कार्बन ब्रश Y से जुड़ जाता है, इसके पास आ जाता है। इस तरह से इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। आर्म ए बी जो है वो सी डी की जगह पर पहुंच जाता है और आर्म सी डी आर्म ए बी की तरफ आ जाता है, लाइक दिस। डी सी बी ए। नाउ हाफ रोटेशन के बाद इनकी पोजीशन इस तरह से हो जाती है, डी सी बी ए, इस तरह से ये अरेंज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आर्म सी डी के अंदर करंट की डायरेक्शन जो है वो डी से सी की तरफ हो गई, और आर्म ए बी के अंदर करंट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ हो गई, रिवर्स हो गई, अपोजिट हो गई। पीछे फर्स्ट हाफ रोटेशन में ए सी बी की तरफ थी और सी से डी की तरफ थी, लेकिन सेकेंड हाफ रोटेशन में इनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। नाउ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दीज आर्म्स सी डी एंड ए बी आल्सो गेट रिवर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर लीजिए। यहां पर देखिए आर्म सी डी पर फोर्स नीचे आ गया और आर्म ए बी पर फोर्स ऊपर की तरफ आ गया। इस तरह से इनके ऊपर लगने वाले जो फोर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, और इसकी वजह से ये अगेन आर्म सी डी जो पहले ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और आर्म ए बी जो पहले नीचे की तरफ मूव कर रहा था, इनके रोटेशन भी चेंज हो जाते हैं। हाफ रोटेशन के बाद आर्म सी डी नीचे की तरफ मूव करता है और आर्म ए बी ऊपर की तरफ मूव करता है, जो फर्स्ट हाफ रोटेशन में रिवर्स था, उल्टा था। तो दैट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रही है आप देख रहे हैं, ए बी में करंट की डायरेक्शन पहले रोटेशन में यहां पर जब था तब ए से बी की तरफ था, और आर्म सी डी के अंदर जब सी डी यहां था तो सी से डी की तरफ था, लेकिन जैसे ही पोजीशन चेंज हो गई इनके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, यानी इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। दैट इज ड्यू टू द स्प्लिट रिंग। यस स्टूडेंट्स, सो अ डिवाइस विच change the direction of electric current in a circuit that is called as commutator, that is called as commutator, and in electric motor this split ring act as a commutator। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में अक्सर पूछता है व्हाट इज कम्यूटेटर, डायरेक्ट क्वेश्चन, या पूछता है द डिवाइस विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट कॉल्ड एज, तो वहां पर क्या लिखेंगे आप, कम्यूटेटर लिखेंगे। यानी स्प्लिट रिंग इस इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कम्यूटेटर की तरह से बिहेव करता है, जिसका फंक्शन ये होता है कि ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है, जिससे इन आर्म्स पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी अल्टर हो जाती है। तो इस तरह से चेंज होने की वजह से ये जो सी डी बी ए रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, इस तरह से ये सेकेंड हाफ रोटेशन में अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी उसी सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करता है। फर्स्ट हाफ रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज और सेकेंड हाफ रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। इस तरह से इनकी पोजीशंस लगातार चेंज होती रहती हैं और फोर्सेस भी रिवर्स होते रहते हैं, और ये आर्म ए बी सी डी इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक कंटिन्यूअस रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्ट कर देता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग होती है, इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। स्टूडेंट्स
हम जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट के प्लेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं। मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं। When a soft iron is placed in a uniform magnetic field, then it change in electromagnet। तो जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं इनके अंदर परमानेंट जो आपके मैग्नेट होते हैं इनके प्लेस पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। एंड यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल की बात की। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डोमेस्टिक मोटर के अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल के प्लेस पर नंबर ऑफ टर्न्स यूज किए जाते हैं और ये नंबर ऑफ टर्न्स किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, आर्मेचर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। आर्मेचर मैंने डिफाइन किया था अभी। सॉफ्ट आयरन पर ये रेक्टेंगुलर कॉइल के बहुत सारे टर्न्स यानी नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दिए जाते हैं जो आर्मेचर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं या आर्मेचर कहलाते हैं और इसका फंक्शन होता है ये मोटर के पावर को इन्हेंस करता है। तो इस तरह से मोटर को बनाया जाता है और जो है इसकी वर्किंग होती है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आप इनटेक क्वेश्चन कर लीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। कभी कभी तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये पूरा इसकी प्रिंसिपल से लेकर के वर्किंग तक और इसके कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें ओवरऑल मैक्सिमम पूछा जाता है, वो आप इसको लर्न कर लीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको मैं दूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।